नोट्स नोट्स मैंने बहुत बनाए। अच्छा मेरे पास नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत हैं। अच्छा हाँ, मैंने मतलब 20 पन्ने 25 पन्ने में जो है समेट दी है पूरी ज्योग्राफी अदर देन द वर्ल्ड ज्योग्राफी, और 20-30 पन्ने में समेट दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा प्री से पहले, फिर नहीं पढ़ूंगा, वही शॉर्ट नोट्स बार बार। नोट्स को रिवाइज कर। हाँ हाँ। तो हम आगे अभी देखेंगे। पूरा जबरदस्त इंटरव्यू है आज का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और पूरी जानकारी आपको मिलेगी, साक्षात्कार तक की सारी बुक लिस्ट आपको मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी रिपब्लिक डे ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए आक्रोश के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर, ये फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे लाइव वीडियोस हो, रिकॉर्डेड वीडियोस हो, डेली क्लास नोट्स हो, मंथली करंट अफेयर मैगजीन हो, या डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि हो। यहाँ पर देख सकते हैं फीस मात्र 1499 कर दी गई है, और इसमें अगर आप लोग कूपन कोड का प्रयोग करेंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। इसी प्रकार से 17वीं बीपीएससी के लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच है, जिसकी फीस मात्र 3499 रुपए है। इसी प्रकार से जो फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उसका नाम है प्रथम। इसमें भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए जो फुल बैच है प्रीलिम्स और मेंस का, उसका नाम है प्रथम 2.0, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, जिसकी फीस 3499 रुपए है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग वहां पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आज विनीत कुमार जी का इंटरव्यू। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा इंटरव्यू देखिए। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी चीजें प्रदान की जाती हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हाल ही में पीसीएस 2023 का फाइनल परिणाम जारी हुआ है, और हमारे साथ है विनीत कुमार जी, जो एसडीएम पोस्ट पर चयनित हुए। तो विनीत कुमार जी, बहुत बहुत आप लोगों आपको शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, बधाई जी, धन्यवाद के सर, लिए। धन्यवाद। और कैसा लग रहा है जब आपको अंतिम परिणाम मिल गया जो मंजिल की आप तैयारी कर रहे थे? सर, अगर आपका स्ट्रगल खत्म होता है और कोई वैसी डिजायरेबल चीज मिलती है जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, तो ये वाकई अपने लिए खुशी का समय होता है। और जब परिवार वालों के चेहरे पे आप संतुष्टि का भाव देखते हैं तो फिर उससे और खुशी मिलती है। तो क्या आपको पता था कि ये पोस्ट आपको मिल जाएगी इस बार? ऐसा लग रहा था? सर, अक्सर ऐसा मैंने किसी को कहते नहीं सुना है कि उसको पोस्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस था, पर पता नहीं क्यों आ ही रहा था अंदर से। इंटरव्यू से 4 दिन पहले ही बस ये कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा कम हुआ। सॉरी, इंटरव्यू नहीं, फाइनल रिजल्ट जब आने की उम्मीद हो रही थी, उससे सिर्फ 3-4 दिन पहले ऐसा लगने लगा भगवान कोई भी पोस्ट दे दो। लेकिन उसके पहले तक, जब तक मेंस की प्रिपरेशन की, मेंस से इंटरव्यू के बीच का गैप, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इंटरव्यू देने के 1 हफ्ते तक, ऐसा लग रहा था कि, जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि डिप्टी कलेक्टर ही मिल जाएगा। बहुत अच्छा, ये होता है कॉन्फिडेंस, पूरा भी करता है। रिजल्ट किसने देखा था? अच्छा, एक चीज और मेंशन कर दूं, इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी मैं हूं नहीं। अच्छा। लेकिन अब की बार पता नहीं कहां से कैसे ऐसा लगने लगा था, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा था इसलिए बोल दिया। मैंने बेस्ट कर दिया है। हाँ, ये रिजल्ट आना चाहिए जी। रिजल्ट किसने देखा था? मैं बैठा हुआ था ऑफिस से बाहर निकल के एक चाय की दुकान में बैठा हुआ था। 2-3 करीबी मित्र सब साथ में बैठे हुए थे। वो सब तो और भी बातें कर रहे थे। मैं हर वक्त रिफ्रेश करके देख रहा था। तो वो तो चाय में मग्न थे और मैंने देख भी लिया कि मेरा नाम आ गया है। अच्छे से रोल नंबर देखा, अच्छे से नाम देखा। उसके बाद मैंने कहा भाई हो गया है, हो गया है। ये बहुत अच्छा। ये सिविल में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वैसे तो इलाहाबाद का माहौल है ही, प्रयागराज का ऐसा, जी, लेकिन ये आपके पास कैसे? गवर्नमेंट जॉब में घर वाले काफी संख्या में रहे। अच्छा। हाँ, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी जुड़े रहे। और इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर मिला। 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन करते हुए देखा मैंने, तो लगा कि इधर जाना अच्छा होगा। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है समाज की सेवा करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, और एक अच्छा जीवन जीने का भी। इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? भी आपने बताया कि जी जी
जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से। अच्छा, एनआईटी से जालंधर जी। से आपने बीटेक किया है। जी। बहुत अच्छा है। इसकी पहले की जो स्कूलिंग है वो आपने कहाँ से की है? केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में 2008 में 10th क्लास पूरा हुआ और प्रयागराज? प्रयागराज न्यू कैंट प्रयागराज, और 2010 में 12th कंप्लीट हुआ। अच्छा। जी। इसके बाद में आपने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद में फिर ये आप हाई कोर्ट में भी आप बता रहे थे जी, जॉब जी, कर रहे हैं। जी। ये हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी कैसे? हाँ, सिविल थोड़ा सा सर्विसेज। इसकी पहले की जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप जी। एसटीएम तो बन ही गए हैं। हम्म। इसके पहले विनीत जी हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर भी चयनित हुए थे, जी। तो उसके बारे में बताएं। 2015 नहीं, इफेक्टिवली कहें 2016 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और मैंने आईएएस के 2 अटेम्प्ट भी दिए, और मुझे काफ़ी निराशा मिली। उसके बाद फिर मैंने दूसरी तरफ देखना शुरू किया कि आईएएस से नीचे जो एग्ज़ाम हो सकते हैं मैं उनको देखूं। तो उसके बाद फिर उस दौरान पीसीएस की मैंने तैयारी बहुत अच्छे से शुरू की, और पीसीएस में बहुत अच्छे से तैयारी की। 2019 में पहली बार मेंस लिखा, और क्योंकि 2019 का प्री क्लियर हुआ था पहली बार, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैं कर ले रहा था, और कोई अलग से तैयारी नहीं की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। 1 महीने पहले पीसीएस का प्री दिया था, सारे फैक्ट्स बिल्कुल दिमाग में थे, बगैर बहुत ज़्यादा तैयारी के एग्ज़ाम में गया था, और अच्छा स्कोर हुआ, और सेकंड स्टेज भी फिर हुआ, उसमें के बाद फाइनल में नाम आया। तो 2020 नवंबर से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो आप समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, और कैसे, क्योंकि हाई कोर्ट की जॉब जिम्मेदारी वाली पोस्ट है समीक्षा अधिकारी की, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया पढ़ाई का? कितने घंटे पढ़ते थे आप? सीधी सी बात है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको समाज से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा, परिवार वालों के लिए समय आपके पास कम रहेगा, दोस्तों के साथ आप बहुत उठना बैठना आपका नहीं हो पाएगा, छुट्टियां जो भी हैं उनको बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको लिमिटेड छुट्टियां मिलती हैं। तो वहाँ से ऑफिस का काम जैसे ही पूरा होता था, बगैर रास्ते में कोई और काम किए हुए, सब्जी ये वो लेना, सामान लेना, ये सारे काम छोड़ के मैं जल्दी से जल्दी घर आता था, सो जाता था। अच्छा, 1 घंटे सो जाता था ऑफिस से आने के बाद? ऑफिस से आने के बाद। उसके बाद ऑफिस से मान लीजिए 5:30 बजे आया, तो 7 बजे फिर मैं वापस से उठ जाता था सोने के बाद। उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू कर देता था 12, साढ़े 12, 1, रात में 12-1 बजे तक। मॉर्निंग में भी फिर 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल लेता था। अच्छा, फिर ऑफिस जाते थे? फिर ऑफिस जाता था। अच्छा, तो ये यानी कि आप 5-6 घंटे लगभग रोज पढ़ते थे, कम से कम इतना समय आप निकालते ही थे। उसके बाद में जो वीकेंड वगैरह है, हाँ, उसमें तो बहुत खींच के, फिर उसमें तो बहुत जबरदस्त शनिवार और रविवार शनिवार रविवार। अब ये भी है कि अगर आप माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं तो आपको छुट्टियां मिलती हैं, विंटर वेकेशन, समर वेकेशन और फेस्टिवल्स में भी। बढ़िया से उसको यूटिलाइज किया है। हाँ, उसको बगैर बेहतर यूटिलाइज किया आप कैसे टाइम मैनेज घर का सपोर्ट उसमें भी? घर का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा रहा। अब अगर आप जो है अपने कपड़े भी प्रेस करवाने के लिए देने नहीं जा रहे हैं, है ना, घर से पूरी छूट आपको पढ़ने के लिए मिली थी और जॉब के लिए कि आप? घर वालों का पूरा समर्थन था कि आप अच्छी से तैयारी करिए। हालांकि वो ये हर बार कहते थे कि ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, इसके बाद तुम तैयारी नहीं करोगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा उनको भी मन में हो जाता था कि एक बार और उनके मन में भी रहता था, तो मुझे मौका मिलता गया। जी। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपने किस तरीके से तैयारी की, और कहाँ से विद्यार्थी मटेरियल ले सकते हैं, आपने कहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्रोत भी हैं। और प्री और मेंस 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। जी बिल्कुल, पहले प्री के बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले प्री के बारे में बात करते हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हुए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और साइंस, जनरल साइंस। लूसेंट तो देखिए रामबाण है हिस्ट्री के लिए। वो इसलिए रामबाण है कि बहुत सारे फैक्ट्स जो है उसने बहुत कंसाइज फॉर्म में, बहुत कंसोलिडेटेड दिए हुए हैं। तो हालांकि उसमें कुछ एरर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको कई बार गो थ्रू होंगे तो आपको अगर फैक्ट्स रिकॉल हो जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे एरर है। वो एक फैक्ट को 2 जगह भी कई बार मैंने देखा दिया, और दोनों जगह अलग दिया, आप पकड़ लेंगे। हाँ, तो एक विजिटर जहांगीर की कोर्ट में आया हुआ था, नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद थॉमस कुक था, तो उसके आने का एक बार अलग टाइम दिया हुआ है, फिर कहीं और अलग टाइम दिया हुआ है। ऐसी गलतियां फिर बहुत सारी पकड़ में आ गई, मैंने उसी में करेक्शन कर दिया।
अच्छा बुक बुक में ही करेक्शन किया, और काफ़ी करेक्शन मैंने उसमें एरर पकड़ी है। कभी मांगेंगे लूसेंट्स वाले तो मैं दे दूंगा कहाँ कहाँ सुधारना है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम एक तो जरूर आएगा, नहीं 2 भी आ जाएंगे हिस्ट्री में, और याद रहेंगे तो आप तुरंत टिक मारेंगे। ज्योग्राफी में देखिए थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ता है कि नोट्स में ही वर्ड मैप भी थोड़े बहुत बनाइए, लोकेशन वगैरह उसमें आप पुट करिए, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं या किसी प्लेसेस को किसी कुछ बुक्स वगैरह भी है कि केवल नोट्स? हाँ एक आध में जो जी स्टैंडर्ड बुक है उनकी चर्चा भी कर। महेश बरनवाल को मैं काफी हेल्पफुल मैंने पाया है, वर्ड ज्योग्राफी के नोट्स मैंने उसी से बना लिए। अच्छा एनसीईआरटी का तो कोई तोड़ नहीं है ज्योग्राफी के लिए, बिल्कुल पढ़िए उसको और ये है कि उसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में खुद बनाना पड़ेगा कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो फिर कहाँ एंड होती है, ये सारी चीज़ें। और ज्योग्राफी में मतलब यही था, प्रीवियस ईयर भी ज्योग्राफी में भी हेल्पफुल है। और आजकल शॉर्ट में कैम बोला जाता है, मतलब सेंसस एग्रीकल्चर मिनरल, तो इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल जाएगा ये, तो हर साल जो है यूट्यूब पे चैनल पे जाएं आप, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सेंसस एग्रीकल्चर मिनरल से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप उसको जो है अपने नोट्स में इंक्लूड करिए या बार बार वीडियो देख के याद कर लीजिए, तो ज्योग्राफी का काम ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए क्या किया? करंट अफेयर में आजकल बहुत डाइसी हो गया है, एक सोर्स अगर आप पकड़ के रखेंगे तो पता नहीं उस सोर्स ने अगर वो चीज ना कवर की तो आपका तो 1 साल जाने वाला है। कोशिश करिए कि इस रिस्क को कम करने के लिए 2 सोर्स पकड़िए, दोनों सोर्स को आपको एक जितना नहीं पढ़ना है, एक जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको आप बेटर समझते हैं उसको लास्ट के 10 मंथ तक कवर करिए, जो दूसरा आपका सेकेंडरी सोर्स है इक्वल एफर्ट डालिए उस पर, लेकिन उसको लास्ट के 4-5 महीने तक का करिए, क्योंकि समय कम होता है, कितना आप रिकॉल ही कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपका मतलब रहेगा कि आप अगर 32-33 क्वेश्चन पूछता है तो 22-23 कर जाएंगे। न्यूज़पेपर की क्या इसमें वो कितना पढ़े कितना ना पढ़े, काफी मटेरियल होता है। देखिए अब तो मतलब कोचिंग वाले हो गए, इतनी मेहनत कर देते हैं, इतना हाँ, अच्छा वो सारा चीजें कटर दे देते हैं, तो डेली आप उसमें नोट्स बनाएं। वो तो मैं अपने लिए मैंने नहीं किया, तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई अगर करे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन हाँ गो थ्रू हो लें तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना रहता है, उसके बाद चीजें सही जगह बस दिमाग में रखनी होती हैं। कहाँ से वैसे कलेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थी करंट, जहाँ से ऑथेंटिक करंट अफेयर मिले? ऑथेंटिक करंट अफेयर थोड़ा सा देखिए रहता है कि कुछ लोग रहता है कॉन्फिडेंस रहता है कि वो अगर 1 लाइनर भी पढ़ लेंगे तो वो बाकी चीजें मैच कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो वो चाहते हैं कि थोड़ी डिटेलिंग के साथ हो, तो थोड़ा सा इसमें व्यक्तिगत बन जाता है। मार्केट में जाके देखिए जो मैगजीन में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ हो तो आप अपने लिए वो चुन लीजिए। अगर आपने को लगता है कि आपने बीबीसी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी न्यूज को काफी कवर कर लिया है और अब 1 लाइनर में वाली भी कोई मैगजीन मिल जाए तो आप कर लेंगे, तो उस टाइम पे 1 लाइनर ले लीजिए। तो ऐसा कोई एक क्राइटेरिया तो मैं किसी के सामने नहीं रखूंगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल के लिए? यूपी स्पेशल पे पहले आ जाते हैं, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी स्पेशल नया सब्जेक्ट भी आया हुआ है और फियर भी रहता है इसके लिए। यूपी स्पेशल में आपको कुछ बुक्स हैं अलग अलग पब्लिकेशन की। अब देखिए पब्लिकेशन भी मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बस मैं एक बार गो थ्रू हुआ था और मैंने 100 नोट्स बना लिए थे। और एक बार के बाद से दोबारा उस मटेरियल पे मैं गया भी नहीं। इसके बाद फिर मैं अपने नोट्स ही देखता रह गया, तो एक बार मैंने मटेरियल देखा था, हाँ तो वो मटेरियल मुझे अच्छा लगा। बाकी दूसरा काम मैंने ये किया था विकीपीडिया से निकाल लिया था मैंने, बहुत सारा पीडीएफ निकाला था, हाँ तो कॉपी पेस्ट करके और वर्ड फॉर्मेट पे फिर पीडीएफ बनाया, उसके निकाल लिया। और तो नोट्स आपने बनाए अपने ज्यादातर सब्जेक्ट्स के? बातों से आपको क्या लग रहा है कि आपने नोट्स मैंने बहुत बनाए। अच्छा। मेरे पास नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत हैं। अच्छा। हाँ मैंने मतलब 20 पन्ने 25 पन्ने में जो है समेट दी है पूरी ज्योग्राफी अदर देन द वर्ड ज्योग्राफी, और 20-30 पन्ने में समेट दिया है वर्ड ज्योग्राफी। और उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ूंगा प्री से पहले, फिर नहीं पढ़ूंगा, वही शॉर्ट नोट्स बार नोट्स को रिवाइज करना। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप बात करते हैं हम लोग मेंस की, है ना? तो मेंस की तैयारी के लिए आपने क्या किया, कहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया और किस तरीके से घर पे प्रिपरेशन किया? मेंस में 4 जीएस के सब्जेक्ट प्लस 2 यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट, तो 6 तो जीएस के सब्जेक्ट हो गए। एक हो गया एसए और एक हो गया हिंदी का। पहले जीएस पे बात करते हैं जी। तो जीएस 1 में ज़्यादातर है हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, ज्योग्राफी।
हिस्ट्री में आपको आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ से बहुत सारा मटेरियल निकाल के लाइए। और इसके बाद फिर फ्री का ही कुछ मटेरियल रहता है, तो एंशिएंट का खासकर एंशिएंट और मेडिवल के कुछ फैक्ट्स जो है निकाल लीजिए, वो बहुत काम आते हैं, मतलब आपके आंसर को एनरिच करने के लिए। तो एक मैंने ये काम कर लिया कि लूसेंट से ही पढ़ा हुआ था, लूसेंट से ही निकाल लिया था। एक क्वेश्चन मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ से बहुत सारा मुझे उसमें मटेरियल मिल गया था। तो फिजिक्स वाला की बात बता रहे थे आप। हाँ जी जी जी, वो मैंने उसमें लिया था जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में। हाँ, जीएस पेपर 3 में उसका मैंने यूज किया था, क्योंकि उसमें कुछ डेटा रेडीमेड थे, अच्छा अच्छा। तो अपडेटेड थे, तो वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, और उसके बाद फिर सोसाइटी में और ये ज्योग्राफी में, यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर कोई भी आप कोचिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वही सब लाइए, अच्छा। तो वो बहुत सारे हैं भाई। PYQ से आपने प्रैक्टिस किया? PYQ से बहुत प्रैक्टिस किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सोसाइटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से कवर होंगे, बुक कोई ऐसी है नहीं जो आपका सोसाइटी कवर करवा दे और अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करे। अच्छा अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए सोसाइटी के लिए, बहुत अच्छे होते हैं। और ये आपने यूपी स्पेशल की लिए कैसे तैयारी किया, क्योंकि इसका तो ये पहली बार ऐड हुआ है मेंस में। हाँ, यूपी स्पेशल पे बात कर लेते हैं। यूपी स्पेशल पे दो चीज़ें काम आई, विकिपीडिया से निकाल लिया यूपी के बारे में एक, और अलग अलग जो है कोचिंग के मटेरियल्स मैंने इकट्ठा किए, जिसका जो टॉपिक अच्छा लगा उसमें से वो सारे मैंने निकाले और उनके नोट्स बनाए, और उसके बाद फिर मटेरियल की तरफ मैं दोबारा मुड़ के मैंने नहीं देखा। अच्छा, अपने यानी सबसे आपने मटेरियल लिया और उसके बाद आपने खुद के नोट्स बनाए, प्रैक्टिस किया आपने जी। इस तरीके से। यूपी बजट को 8-10 बार पढ़ा होगा मैंने, अच्छा, यूपी बजट का, ताकि तुरंत रिकॉल हो जाए एग्जाम में लिखते वक्त, क्योंकि यहाँ पे चॉइस तो मिलेगी नहीं कि आप टिक मारें, बिल्कुल। तो वो कई बार किया। और यूपी इकोनॉमिक सर्वे, एग्जैक्टली ये नाम था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी में जिस मैगजीन को मैंने प्री के लिए पढ़ा था उसमें कुछ ऐसा था, तो वो सब वो वाला डेटा और कुछ और गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा जो है वो बहुत अच्छे से अपने नोट्स में मिक्स कर दिया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हो गया। और बेसिकली आपको बताऊं 60% तो जीएस पेपर 1, 2, 3 कवर करते ही यूपी स्पेशल का 5 और 6 कवर हो जाता है। हाँ, बस सब चीजें वो ऐड हो जाते हैं, बस उसको यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे आप लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ द यूपी, या कहीं भी इंडस्ट्रियल का पॉइंट आ गया तो आप लिखेंगे कि हाँ कानपुर है, हाँ गौतम बुद्ध नगर है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लिखेंगे। एथिक्स के लिए आपने क्या किया? एथिक्स के लिए देखिए कोई बुक तो होती नहीं है, कोई बुक आपको बता नहीं सकती है कि इसमें कैसा आइडियल आंसर हो सकता है। एथिक्स में मेन काम ये होता है कि आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव बने, जो आप फील करते हैं उनको ऐसे वर्ड्स में लिखिए कि अगला पर्सन उस वर्ड्स को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए और आपकी जो फीलिंग्स हैं उन वर्ड्स से निकल के आए। और बहुत सारी आंसर राइटिंग चाहिए होती है। फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन हो चुके हैं कि आप उनके करते हुए 3 महीना बीत जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो अब आते हैं मेंस की बातें तो होगी, कुछ बचा भी मेंस में? हाँ, एक मैं चीज कहूंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा बच के तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 3 का बहुत सारा टाइम खा जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, तो इससे अच्छा है कि उस पर कम फोकस करिए। बहुत वाइड टॉपिक होता है, बहुत वाइड टॉपिक है वो। अच्छा। तो वहाँ समय बहुत गया था मेरा, और मुझे लगता है कि मैं जीएस पेपर 3 में और अच्छा परफॉर्म कर सकता था अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे कम फोकस करता तो। अच्छा जी। ऑप्शनल हटा है यूपी में पहली बार, इसके पहले भी आपने मेंस दिए हैं? 2 मेंस ऑप्शनल के साथ दिए हैं मैंने। ऑप्शनल के साथ दिए, क्या आपको अंतर लगा कि यह ऑप्शनल हटा तो उसको फायदा तो दिख ही रहा, खैर, लेकिन आपको कैसा लगा कि क्या? मुझे लगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हुई है और फेयर अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। ये कॉमन पेपर है, स्केलिंग का कोई इशू नहीं है, और बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है। अच्छा। जिस दिन आप एग्जाम में एंटर करते हैं बाकी सबके बराबर आप भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि फिर आप बीटेक करके आए हैं या उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करके आए हैं। तो है तो अच्छी दिशा में, बस ये हो जाता है कि अब सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्जाम से थोड़ा अलग हो गया, उसकी तैयारी अलग हो गई, उसकी ये तो है जी। बाकी हाँ, बाकी सब सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम साक्षात्कार के बारे में, मेंस के जब परिणाम आए तो फिर आपने साक्षात्कार के लिए कैसे क्या किया? साक्षात्कार के लिए मैंने ये अपने दोस्तों से बात की, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था साक्षात्कार का। फैमिली में भी हैं कुछ लोगों ने पहले भी क्रैक किया हुआ है, तो उनसे भी बातें हुई। उन्होंने बताया कि मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इलाहाबाद में कई सारी कोचिंग्स हैं, अब मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ, तो मैं सभी कोचिंग्स में गया, मैंने मॉक वहाँ पे दिए हैं।
अच्छा तो मॉक से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, एटिकेट्स आप सीखते हैं और जो भी चीज़ें करते हैं उन पे कॉन्फिडेंस हो जाता है। अच्छे पॉइंट्स वहाँ आपके हाईलाइट किए जाते हैं, वीकनेसेस को भी हाईलाइट किया जाता है तो उसको आप मॉडरेट के लेवल पे ला सकते हैं, और स्ट्रेंथ को जब हाईलाइट किया जाता है तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी कुछ ब्रॉड फैक्ट्स याद किए, पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर मैंने पढ़े, और बाकी उठने बैठने पर ही थोड़ा सा इंटरव्यू फोकस। में किसी प्रश्न में फंसे थे कि सभी प्रश्नों के आपने जवाब दिए, हालांकि वो कोशिश तो करते हैं किसी में आप फंसे। जी जी जी। तो कैसा गया था आपका इंटरव्यू, संतुष्ट थे आप इंटरव्यू से? फंसने की आपने पहले बात की ना, जी, तो हाँ वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे वो थे। कर रहे थे सबको। हाँ तो हिंदी के प्रोफेसर रहे होंगे शायद, तो महादेवी वर्मा की उन्होंने 4 पंक्तियां मेरे सामने पढ़ी। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको इंटरप्रेट करने की, वो कह रहे थे इंटरप्रेट करिए इसको, समझाइए, तो वो नहीं समझा पाया। मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से बोलें आप मेरे लिए। उन्होंने फिर से बोला, फिर भी मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा सर माफ़ी चाहूँगा। वो करते हैं, वो हमेशा करते हैं। एक क्वेश्चन वो देखते हैं कि इसमें क्या बच्चा क्या प्रतिक्रिया देता है, ये चीज़ जी करते हैं। चलिए, जी। बहुत तो अच्छा। और कोई यादगार कोई क्वेश्चन आ रहा है इंटरव्यू का? हाँ यादगार क्वेश्चन है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था वो। मैं पता नहीं कहाँ मशगूल था उन दिनों जब न्यू पार्लियामेंट की न्यूज़ चल रही थी। अच्छा। अब मुझे खुद हैरानी होती है कि कैसे मुझे उसके बारे में 4 लाइन नहीं पता है। अच्छा। हाँ देखिए, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि हो सकती है बहुत कॉमन चीज़ें भी आपको ना पता हों। मुझसे उन्होंने कहा आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप थोड़ा सा बताइए न्यू पार्लियामेंट के बारे में, एज ए सिविल इंजीनियर कुछ बताइए। मेरे पास 2 लाइन बोलने को नहीं था। नक्शा बना हुआ है। मैंने वापस से उनके सामने पलट के क्वेश्चन रखा, बड़ा हिम्मत करते हुए कि ये तो मतलब पता नहीं अब लास्ट इंप्रेशन जाने कैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा स्पेसिफिक होके कहें कि एज ए सिविल इंजीनियर मैं उसमें क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कि बताइए कितने मंजिल की है और बाकी चीज़ें, उसकी मटेरियल क्वालिटी वगैरह कैसा दिखने में है, मॉडल क्या है। मैंने उसको अलग डायरेक्शन दे दिया। मैंने कहा कि सर मैं बहुत हम्बली बताना चाहूँगा कि सर ये आर्किटेक्ट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आर्किटेक्ट डील्स विद द ब्यूटी एंड एस्थेटिक, while the civil engineering deals with the strength of a building. It's about calculation, it's about how earthquake resistant a building is. तो बोले कि अरे कुछ तो बताइए कि 2 मंजिल है कि 3 मंजिल है। तो अब मैंने कहा कि अब एक और बोल्ड स्टेप लेते हैं। मैंने कहा कि सर एज ए कुछ जनरल बताना हो तो मैं बता दूंगा, एज ए सिविल इंजीनियर मैं इसमें कंक्रीट का, रेनफोर्समेंट का, ऐसा कुछ मैं बड़ा एग्जांपल इसको नहीं मानता हूँ। और क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, अब उसकी स्टेबिलिटी की बात करिए, स्ट्रेंथ की बात करिए, फाउंडेशन की बात करिए, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात आती है। अब अगर कोई बिल्डिंग 2 माले की है, 3 माले की, 4 माले की है, तो उसमें एज ए सिविल इंजीनियर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने मेंबर साहब को देखा, तो मेंबर साहब थोड़े संतुष्ट दिखे और उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म होता है। जान में जान आ गई। हालांकि ऐसा खेल करना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो मोमेंट था, मैंने कर दिया और थोड़ा सक्सेसफुल भी हुआ, तो छुपाने में सफल हो गया। जरूरी नहीं है कि आप इसके सही आंसर दें, किस तरीके से दे रहे हैं बस ये देखना चाहते हैं। अब ऐसा हो गया था, ये इतना कॉमन क्वेश्चन था कि इसके बारे में पता होना जरूरी